और अब घंटी बजाओ, बंगाल में चुनाव का ऐलान हो गया है। ममता बनर्जी का दावा है कि इस चुनाव में खेला होवे यानी खेल होगा। अब वो कौन सा करने वाली है खेल, ये तो वही जाने। लेकिन चुनाव से पहले बंगाल में किसानों पर राजनीति का खेला शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सुना होगा आपने, इसे लेकर के हो रहा है ये खेला। और खेल शुरू ममता बनर्जी ने किया था, इसे आगे बढ़ा रही है अब भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस सियासी जंग में कौन पिस रहा है? पिस रहे हैं बंगाल के तकरीबन 70 लाख किसान। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और किसानों का हक मारने वालों की जोरदार घंटी बजाइए। मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये गरीब किसानों ने ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों उनका पैसा रोक कर बैठ गई? जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। 73 lakh farmers of Bengal have been deprived because DD said hobe na, hobe na, hobe na. तो जिस तरह दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन राजनीति के फेर में फंसता दिख रहा है, उसी तरह बंगाल के किसान भी चुनावी बिसात का मोहरा बन गए हैं। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच चल रही चुनावी जंग में किसान बड़ा मुद्दा बन गए हैं। वजह है केंद्र की वो योजना जिसे मोदी सरकार पिछले 2 साल से हर चुनाव में भुना रही है। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बंगाल में चुनाव के ऐलान से करीब 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना बंगाल में चुनावों का बड़ा मुद्दा बनेगी। ये मौका खुद ममता बनर्जी ने बीजेपी को दिया, क्योंकि किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर करने वाली ये योजना देश के तमाम राज्यों में लागू है, सिवाय बंगाल के। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। इस योजना को लेकर ममता बनर्जी निशाने पर इसीलिए आईं क्योंकि बंगाल के किसान योजना का लाभ लेना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ऐसा होने नहीं दे रही थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। योजना के तहत केंद्र की तरफ से किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए डालने का ऐलान हुआ। 2,000 रुपए की 3 किश्तों में यह पैसा ट्रांसफर किया जाता है। योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। करीब 10 करोड़ 75 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। लेकिन इन करोड़ों किसानों में बंगाल का एक भी किसान नहीं है। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह आरोप लगाकर ममता बनर्जी को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया।
जो ममता बनर्जी करीब 2 साल तक इस योजना को अटकाए हुए थीं, उन्होंने बीजेपी के दबाव में योजना को लागू करने पर सहमति जता दी। लेकिन ममता की इस सहमति में भी किसानों के हित से ज्यादा चुनावी फायदे का गणित था। यानी चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने योजना को सहमति देकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। लेकिन इस योजना का लाभ किसानों तक तभी पहुंच सकता है जब राज्य सरकार की तरफ से लाभार्थी किसानों का वेरिफिकेशन पूरा हो जाए। सवाल है, क्या चुनाव से पहले ममता ये होने देंगी? बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पीएम सम्मान किसान निधि योजना लागू नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह संभवतः सियासत है। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर केंद्र सरकार की इस योजना को बंगाल में लागू किया गया तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा और इसका चुनावी नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बंगाल की ममता सरकार बेहद सुस्त रफ्तार से इस योजना का काम कर रही है। बंगाल के करीब 30 लाख किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसमें से सिर्फ 200 किसानों का ही सत्यापन किया है। नियम के मुताबिक सिर्फ उन्हीं किसानों को फायदा मिल सकता है जिनका सत्यापन हो चुका हो। सत्यापन के बाद राज्य सरकार केंद्र को उन किसानों की सूची भेजती है जिनके खाते में पैसा ट्रांसफर होना है। किसानों के नाम के साथ उनके और राज्य सरकार के बैंक खाते की जानकारी भी दी जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री के मुताबिक वो अभी भी बंगाल सरकार की तरफ से सत्यापित सूची का इंतजार कर रहे हैं। सर, पीएम किसान सम्मान निधि का बंगाल में अभी क्या है सर? एक खबर आई कि वो वेरिफिकेशन को तैयार हो गए हैं, जो वेरिफिकेशन किया जाना, कब तक वहां पर किसानों को पैसा मिलेगा? देखिए, दरअसल क्या है, जो राज्य सरकार की कार्यवाही है वो कार्यवाही होके हमारे यहाँ आएगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसान सम्मान योजना को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 2 बार ममता बनर्जी से फोन पर बात कर चुके हैं। 2 जनवरी को उन्होंने चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से अपने यहाँ योजना का नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए भी कहा था, जिससे सत्यापन का काम तेजी से हो सके। लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं तो बीजेपी ने और बड़ा ऐलान कर दिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों तक पहुंचाने का फैसला हो जाएगा। उसके बाद बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये कह दिया कि अगर सरकार बनी तो बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि की पिछले 2 साल की बकाया राशि भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। 73 lakh farmers of Bengal have been deprived because DD says होबे ना होबे ना होबे ना। आप मई में डबल इंजन की सरकार लाइए, आपके पुराने इंस्टॉलमेंट भी मिलेंगे, 14,000 भी मिलेंगे और 73 लाख फार्मर्स को आगे के लिए योजना के साथ जुड़ा। बीजेपी के इस ऐलान से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है। देखिए, बीजेपी जो है ये भारतीय जुमला पट्टी बन गया और इसका काम यह है आम आदमी को गुमराह करना। जब पूरा देश में किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, दिल्ली बॉर्डर में किसानों को ऐसे रोक दिया गया जैसे कोई पाकिस्तानी हानादार है। बीजेपी और टीएमसी के इस खेल में पिस रहे हैं बंगाल के करीब 70 लाख किसान। 2 साल तक इन किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाया जो देश के बाकी किसानों को मिला और अब चुनाव के वक्त वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद बिकती शराब को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इसीलिए कल जब हमने आपको बिहार की शराबबंदी का सच दिखाया तो आपने जोरदार घंटी बजाई, बहुत अच्छा किया। लेकिन सरकार की नींद टूटे इसके लिए हमने आज भी इस खबर का पीछा किया और हमें पता है क्या पता चला कि बिहार के रोहतास में भी जहरीली शराब का खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर जोरदार घंटी बजाइए। मुख्यमंत्री जी बारंबार कह रहे हैं कि हम शराब मुक्त कर दिए, लेकिन यहाँ पर शराब आ कहाँ से रहा है, कहाँ से लोग मर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस गुस्से को समझना होगा
क्योंकि जिस राज्य में वो शराबबंदी का दावा करते हैं वहां हर दूसरे दिन जहरीली शराब लोगों की मौत का कारण बन रही है। ताजा मामला रोहतास का है, जहां 2 दिनों में 4 लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हो चुकी है। प्रशासन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि इन मौतों की वजह जहरीली शराब ही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये मौतें जहरीली शराब से जुड़ी हो सकती हैं। चारों तरफ जो है केवल शराब ही शराब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, माने अपने 2-4 गांवों की बात नहीं करें, अपने पंचायत की बात नहीं, पूरी करागर के पश्चिमी क्षेत्र का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुलिस की कार्रवाई नहीं। इस गांव में 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। उनमें से एक ने हमारे कैमरे पर अवैध शराब पीने की बात मानी। हमने कल ही आपको दिखाया था कि बिहार के कई शहरों में कैसे खुलेआम अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शराब माफिया की पुलिस और प्रशासन के साथ सांठगांठ है। घंटी बजाओ में अब कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे जीते जी सिस्टम ने मार दिया। सोचिए क्या गुजरती होगी उस इंसान पर जिसे अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता होगा। ये रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एक जिंदा आदमी को कागजों पर मार दिया। इनके हाथ में आधार कार्ड है जिस पर नाम, पता, जन्म की तारीख सब लिखा है, लेकिन आम आदमी का अधिकार कहा जाने वाला ये आधार कार्ड भी राम भरोसे लाल को उनका अधिकार नहीं दिला पा रहा। वो पिछले करीब 1.5 साल से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि कोई उन्हें जिंदा मान ले। जी हां, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसे इस सिस्टम ने मरा हुआ घोषित कर दिया है। यह कहानी है यूपी के पीलीभीत की। ढकवारा गांव के राम भरोसे की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से गांव के कुछ लोगों ने साजिश रची। आरोप है कि उन लोगों ने लेखपाल और कानून गो से मिलकर राम भरोसे को कागजों पर मृत दिखा दिया और 2012 में उनकी जमीन विरासत में अपने नाम करा ली। करीब 7 साल तक राम भरोसे इस फर्जीवाड़े से अनजान रहे। 2019 में उन्हें पता चला कि उनकी जमीन किसी और के नाम हो गई है। तब राम भरोसे ने जमीन को वापस लेने का संघर्ष शुरू किया और इसमें उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को जिंदा साबित करना। उन्हें मृत्यु को हमें घोषित किया है सर। मैं जिंदा घूम रहा हूँ, जब भी मेरे को मृत्यु को घोषित कर दिया है। मैं हर जगह घूम रहा हूँ, मेरा कोई सुन नहीं रहा है। मेरी ज़मीन दूसरे लोगों ने नाम करवा ली है और मैं दुनिया में घूम रहा हूँ। लेखपाल, काने गोए, तहसीलदार, हर जगह मैं घूम रहा हूँ। SDM के साथ कि कई चक्कर लगा चुके हैं। मैं पूरा दिन हो जाता है मेरे को, और उसके बाद मैं पीलीभीत में गया हूँ SP साहब के यहाँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 1.5 साल में राम भरोसे पुलिस प्रशासन से लेकर न्यायालय तक के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें जिंदा मानने को तैयार नहीं। उल्टा आरोपियों की तरफ से राम भरोसे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में जो मृत व्यक्ति है अपने आप को जीवित भी साबित करने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। ये भूमिका पूरे तहसील प्रशासन से ही आ रही है, क्योंकि उसका नाम दर्ज जब है उसकी खतौनी फर्द में, उस बगैर नाम उसके कट के दूसरे के नाम दर्ज हो जाना, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। खुद को जिंदा साबित करने की ये जद्दोजहद राम भरोसे की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस बारे में जब हमने DM से सवाल किया तो उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिलाया, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब सवाल सिर्फ राम भरोसे की जमीन का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या ये सिस्टम उसे जीते जी मार देगा।